डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हमारा गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क। ये गणित विषय का है और सप्ताह 5 का कार्य है। तो 5वें सप्ताह में पहले दिवस का कार्य है गृह कार्य 1, पासे का खेल। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला, आपने पासे से सांप सीढ़ी लूडो का खेल खेला होगा। पासे को ध्यानपूर्वक देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पासे की आकृति घन जैसी होती है या घनाभ जैसी? तो घन जैसी आकृति की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इनकी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी तरफ से ये बराबर होता है। और घनाभ में ऐसा नहीं होता है, तो हम लिखेंगे घन जैसी। अगला, एक पासे में कितने फलक होते हैं, यानी कि इसकी सतह कितनी होती हैं? तो 4 तो साइड वाली, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। इनकी कुल 6 सतह होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? यदि जो स्टैंडर्ड पासा होता है, स्टैंडर्ड घन होता है, तो इसमें विपरीत अंकों का जोड़ 7 होता है। जैसे इधर 3 है तो इसके पीछे की साइड में होगा 4। ऊपर यदि 6 है तो नीचे होगा 1। 6 और 1 मिलकर बनेंगे 7। यहाँ पर 2 बिंदु हैं तो इसकी ऑपोजिट साइड में यहाँ पे बिंदु होंगे 5। तो 2 और 5 मिलकर बनेंगे 7। इसलिए अंक 1 के विपरीत फलक पर होगा 6, क्योंकि इन दोनों का जोड़ बनेगा 7। आगे, अंक 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो 3 के विपरीत वाले फलक पर होगा 4, क्योंकि 3 और 4 मिलकर बनेंगे 7। अंक 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो 2 और 5 मिलकर बनेंगे 7, इसलिए यहां पे 5 भरेंगे। घन के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। एक पासे में विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग कितना होता है? तो ये 7 होता है। पासे में एक फलक के साथ 4 अन्य फलकों का किनारा लगता है, अर्थात एक फलक के 4 पड़ोसी फलक होते हैं। जैसे ये वाला फलक है ऊपर, तो इसके 4 पड़ोसी फलक कौन कौन से होंगे? ये 2 तो हमारे सामने ही हैं और 2 इसके पीछे की साइड में हैं। अंक 2 वाले फलक के पड़ोसी फलकों पर कौन कौन से अंक लिखे होते हैं? तो आप देखें, यदि 2 है यहां पे, तो इसके विपरीत होगा 5। 5 को छोड़कर बाकी सभी इसके पड़ोसी फलक होंगे, जैसे 1, 3, 4 और 6। फिर अगला, अंक 6 वाले फलक के पड़ोसी फलकों पर कौन कौन से अंक लिखे होते हैं? तो 6 की विपरीत सतह जो होगी तो उस पे होगा 1। 1 को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2, 3, 4 और 5 ये वाले अंक 6 के पड़ोसी फलक पर होंगे। अंक 3 वाले फलक के साथ कौन से फलक का कोई किनारा नहीं लगता है? तो 3 के साथ 4 का, जिस फलक पर 3 लिखा होगा तो उसके साथ में 4 अंक वाले फलक का कोई भी किनारा नहीं लगेगा। आगे दूसरा, यहां कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों के लिए नीचे दिए गए निर्देश अनुसार कार्य कीजिए। वक्रीय फलक वाली आकृतियों के नीचे स्टार बनाइए जिसकी इनकी सतह गोल है। आयताकार फलक वाली आकृतियों में नीला रंग भरिए। हम एक एक को समझते हुए चलते हैं। इसमें पहले बताया था कि वक्रीय फलक वाली आकृतियों के नीचे स्टार बनाइए। तो हम देखते हैं कि वक्रीय सतह वाली कौन कौन सी आकृतियां हैं। जैसे इसमें भी इसका जो पृष्ठ है वो वक्र है, इसके नीचे स्टार बनेगा, इसके नीचे स्टार बनेगा, इसके नीचे स्टार बनेगा और इसके नीचे स्टार बनेगा। फिर अगला था, आयताकार फलक वाली आकृतियों में नीला रंग भरिए जिसकी सतह आयताकार है। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों में हम कलर भरेंगे नीला। ऐसी सभी आकृतियों में लाल रंग भरिए जिसमें 2 वृत्ताकार फलक होते हैं। 2 वृत्ताकार फलक वाले ये 2 आकृति हैं, एक तो ये डिब्बा और एक ये वाला। आगे, एक ऐसी आकृति जिसका केवल एक कोना या शीर्ष होता है उसमें हरा रंग भरिए।
तो इस वाली आकृति में, इनके शंकु के आकार वाली आकृति में यहाँ पे एक ही कोना होता है, तो इसमें हम हरा रंग करेंगे। फिर आगे वाला, दी गई आकृतियों के नीचे इनके समान आकार वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखिए। अब हम दो दो वस्तुओं के नाम भी लिखेंगे जो बिल्कुल इनके जैसी होती हैं। तो इसके नीचे हम लिखेंगे पेंसिल और पानी की बोतल, ये बिल्कुल पाउडर के डिब्बे के जैसी ही होती हैं। फिर शंकु के जैसी एक तो टोपी और आइसक्रीम कोन, ये दोनों इस शंकु के आकार की होती हैं। फिर ये फुटबॉल है, इसके जैसा नींबू होता है और लड्डू होता है इसके जैसा, नींबू और लड्डू। फिर इस प्रकार के पाइप की जैसी आकृति, तो इसमें पाइप और मग इसके जैसे आकार के होते हैं। यह बिल्कुल सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो चौक का डिब्बा ऐसे ही होता है, और घन या पासा जिसको बोलते हैं घन, वो भी ऐसा ही होता है। और यह एक घनाभ की आकृति है, इसके जैसी आकृति होती है संदूक की और किताब की, संदूक और किताब। अगला कार्यपत्रक। अब आगे 5वें सप्ताह में दूसरे दिवस का गृह कार्य है गृह कार्य 2। पहला, वृत्त का व्यास, त्रिज्या एवं केंद्र खोजना। बिना केंद्र के कटे हुए कुछ वृत्त, जैसे ढक्कन से ट्रेस किए हुए कागज के वृत्ताकार टुकड़े। कोई ढक्कन ले लें आप, उसको कागज के ऊपर ट्रेस कर लें, यानी कि ढक्कन को आप कागज पर रखें और उसके चारों तरफ से पेंसिल घुमा लें, तो आपके पास इस प्रकार से गोलाकार आकृति प्राप्त होगी, वृत्त प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार का ले लें आप। एक वृत्ताकार कागज का टुकड़ा लीजिए, इस कागज को आधे में मोड़िए तथा अच्छी तरह से मोड़ की रेखा बनाइए। मान लो हमने इसको मोड़ लिया, और मोड़ने के बाद जहां पे इसका मोड़ आया है तो वहां पे हम पेंसिल से रेखा खींच लेंगे। इस मोड़ को खोलिए तथा एक धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई को मापिए। तो ये जो रेखा है इसको हम माप लेंगे। माना कि मोड़ की रेखा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, आप छोटा बड़ा भी कागज ले सकते हैं, तो उसके अनुसार यह अलग अलग होगी। अब अपने कागज को एक अलग प्रकार से आधे में मोड़िए और अच्छी तरह से मोड़ की रेखा बनाइए। अब आप दूसरे प्रकार से मोड़ लें, जैसे हमने पहले इस प्रकार से मोड़ा था, तो अब आप इसको इस प्रकार से मोड़ लें। और मोड़ने के बाद ये जो आपका मोड़ आया है, तो यहाँ पे आप सीधी लाइन लगा लें। इस मोड़ को खोलिए तथा एक धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई को मापिए। तो अब आप इसको भी माप लें धागे की सहायता से। पहले हमने इसको मापा था, अब आप इसको भी माप लें, जैसे ये माप रहे हैं यहाँ पे। मोड़ की रेखा की लंबाई तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही आएगी, ये बिल्कुल सेम टू सेम ही आएगी। अब इसे पुनः एक अलग प्रकार से आधे में मोड़िए और अच्छी तरह से मोड़ की रेखा बनाइए। आप किसी और प्रकार से भी इसको आधे में मोड़ सकते हैं और उस मोड़ के ऊपर आप रेखा बनाइए और फिर उसको नाप सकते हैं। इस मोड़ को खोलिए तथा एक धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई को मापिए। तो मोड़ की रेखा की लंबाई यह भी 8 सेंटीमीटर ही प्राप्त होगी। आगे दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोड़ की सभी रेखाओं की लंबाइयां हैं, तो ये समान है, सभी की सभी समान पे राइट टिक करेंगे, पीछे भर देंगे समान, यानी कि बराबर हैं। ये मोड़ की रेखाएं वृत्त का व्यास कहलाती हैं। जैसे हमने देखा था इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, तो ये व्यास कहलाता है, ये वाला वृत्त का व्यास। भले आप ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये भी व्यास कहलाता है। सभी व्यास जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। जो भी व्यास हैं ये, वो यहां से होकर गुजरेंगे बीचों बीच से, तो इसको बोलेंगे केंद्र। केंद्र वृत्त के व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग की लंबाई वृत्त की त्रिज्या है। जैसे ये केंद्र है, तो इस वाले व्यास को इस केंद्र ने 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ तो ये बचा और दूसरी तरफ ये बचा। तो इस वाली लाइन में भी आप देखें ये केंद्र है, तो ऊपर की लंबाई और नीचे की लंबाई ये दोनों आपस में बराबर हैं। वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है।
फिर तीसरा, खेल मैदान में वृत्त बनाना। खेल मैदान में एक बच्चे को केंद्र बनाकर खड़ा कर दें। इनके जैसे आपने यहां पे खड़ा कर दिया एक बच्चे को, उसे रस्सी का एक सिरा पकड़ाएं। इसको आप रस्सी पकड़ा दें। रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर एक दूसरा बच्चा चारों तरफ घूमे और जमीन पर निशान बनाए। एक बच्चा तो यहां पे खड़ा है बीचों बीच, और किसी हमने दूसरे बच्चे को रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ा दिया, तो वह इस प्रकार से घूमता हुआ चलेगा, तो यह वृत्त बनेगा। शेष बच्चे उस घेरे परिधि पर खड़े हों। बाकी जो बच्चे हैं वो इसके चारों तरफ इस परिधि के ऊपर खड़े हो जाएंगे। घेरे पर खड़ा प्रत्येक बच्चा केंद्र से बराबर दूरी पर है। यही दूरी त्रिज्या है। जैसे ये केंद्र है, कोई बच्चा यहां खड़ा है तो ये भी बराबर दूरी है, कोई यहां पे खड़ा है तो ये भी बराबर दूरी, और कोई यहां पे खड़ा है भले ही यहां पे खड़ा है, तो ये सभी दूरियां बराबर हैं। अगला कार्यपत्रक। अब आगे है गर्मी की छुट्टियों के कार्य में सप्ताह 5 का तीसरे दिवस का कार्य, गृह कार्य 3। पहला, निम्नलिखित में 2-2 किलोग्राम की कितनी थैलियां होंगी? क वाला 10 किलोग्राम में। यदि कोई 10 किलोग्राम वस्तु है, कोई सामग्री हमारे पास 10 किलोग्राम, और 2-2 किलोग्राम की हमें थैलियां भरनी है, तो उसमें 5 थैलियां हम भर पाएंगे। ख 24 किलोग्राम में। तो यदि 24 किलोग्राम सामग्री है तो उसमें से हम 2-2 किलोग्राम की 12 थैलियां भर सकते हैं। ग 16 किलोग्राम में। 16 किलोग्राम सामग्री से हम 2-2 किलोग्राम की 8 थैलियां भर पाएंगे। घ वाला 40 किलोग्राम में, तो ऐसी हम 20 थैलियां भर पाएंगे। फिर आगे दूसरा, नीचे दिए गए बाएं स्तंभ में दी गई वस्तुओं एवं जीवों का मिलान दाएं स्तंभ में उनके अनुमानित भार से कीजिए। तो इस तरफ जो भी वस्तुएं हैं या जीव जंतु हैं, तो इनका मिलान सामने वाले स्तंभ से हम करेंगे। जैसे कि एक बिल्ली, हमें अनुमानित भार बताना है, हमें कोई तोलकर नहीं बताना है, ये अनुमान से बताना है। एक बिल्ली, तो इसका वजन होगा लगभग 2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक। 2 किलोग्राम की भी बिल्ली हो सकती है और 5 किलोग्राम की भी बिल्ली हो सकती है। एक हाथी, तो ये सबसे ज्यादा भारी है इन वस्तुओं में, और सबसे ज्यादा भार ये वाला ही है, 1000 किलोग्राम से अधिक। इसके साथ हम मिलान कर देंगे। एक खाली गैस टंकी, तो ये लगभग 14.5 या लगभग 15 किलोग्राम के बराबर होती है, तो हम इसके साथ मिलान कर देंगे, लगभग 15 किलोग्राम। फिर है एक पेन। पेन का वजन हो सकता है 7 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक। फिर एक लकड़ी की कुर्सी। लकड़ी की कुर्सी का वजन हो सकता है 6 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक। फिर अगला है एक गाय। गाय का वजन हो सकता है 300 किलोग्राम से लेकर 500 किलोग्राम तक। नीचे बचा है 1 लीटर की पानी से भरी हुई बोतल। तो 1 लीटर की पानी से भरी हुई बोतल, इसका वजन हो सकता है 800 ग्राम से 1200 ग्राम तक। इसको आप अच्छे से मिला लें। फिर आगे तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क वाला 10 मिली वाले कितने कप 250 मिली वाले एक गिलास को भरेंगे? यानी कि 250 को हम 10 से भाग कर देंगे, तो यह आएगा हमारे पास 25 कप। तो कोई यहाँ पे गिलास है जिसमें 250 मिली दूध या पानी आता है, तो उसमें 10-10 मिली वाले कितने कप डालें? तो हम डालेंगे उसमें 25 कप। ख वाला 10 मिली वाले कितने कप 500 मिली वाले एक बर्तन को भरेंगे? तो यहाँ पे 250 था, यहाँ पे हो गया 500, तो यहाँ पे इसका उत्तर आया था 25 कप। अब हमें डालने पड़ेंगे 50 कप, क्योंकि इसका डबल हो चुका है ये। फिर ग वाला 10 मिली वाले कितने कप 1 लीटर वाली एक बोतल को भरेंगे? 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर, तो ये होता है 1000 मिली। 1000 मिली को हम 10 से भाग कर देंगे, तो ये आएगा 100 कप। फिर चौथा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क 3 मीटर। 3 मीटर बराबर होगा 300 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर,
ख वाला। तो यहाँ पे हमें मीटर में बनाना है और यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दिए गए हैं। 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, तो यहाँ पे है 800 सेंटीमीटर, तो इससे बनेगा 8 मीटर। फिर ग वाला 7 मीटर, इसके हमें सेंटीमीटर बनाने हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 मीटर में होंगे 700 सेंटीमीटर। घ वाला, यहाँ पे हमें मीटर भरना है, हमें सेंटीमीटर पहले से दिए गए हैं। तो 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर और 200 सेंटीमीटर से बनेंगे 2 मीटर। फिर अगला 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, इसके हमें सेंटीमीटर बनाने थे, तो ये बना है 140 सेंटीमीटर, इसको पहले से करके दिया गया है। अब च वाला 4 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो पीछे वाला तो हमें पहले से करके दिया गया है कि 60 सेंटीमीटर है। अब इस 4 मीटर के हम सेंटीमीटर बना लेंगे। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में होंगे 400 सेंटीमीटर। 400 प्लस 60, ये बना 460 सेंटीमीटर। फिर 6 वाला, तो यहां पे हमें बताया कि 380 सेंटीमीटर, इसमें से हमें मीटर अलग करने हैं, सेंटीमीटर अलग करने हैं, तो 3 मीटर आएंगे और 80 सेंटीमीटर आएंगे। फिर ज वाला, तो यहां पर भी हमें सेंटीमीटर में दिया गया है 512 सेंटीमीटर, तो इसमें से हम मीटर को अलग कर लेंगे जो कि आएगा 5 मीटर, और फिर सेंटीमीटर को अलग कर लेंगे जो कि आएगा 12 सेंटीमीटर। फिर आगे 5वां है, एक दूध वाले को ग्राहक को 250 मिलीलीटर के 6 पैकेट दूध देना है, तो उसे कुल कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी। 250 मिली के 6 पैकेट, तो ये हुए 250 गुना 6, 1500 मिलीलीटर। यहां पर भी हम बता देंगे 1 लीटर और 500 मिलीलीटर, क्योंकि इसमें 1000 और 500, तो 1000 मिली से बना देंगे हम 1 लीटर और पीछे वाले बचेंगे 500 मिलीलीटर। अगला गृह कार्य 5वें सप्ताह में चौथे दिवस का कार्य है गृह कार्य 4, कैलेंडर का जादुई संसार। दिए गए चार्ट को पूरा करके इस माह का कैलेंडर बनाइए। तो इस माह का यानी कि मई 2026 का आप इसके लिए अपने घर में उपलब्ध कैलेंडर या अपने माता पिता या घर के बड़े सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। कैलेंडर तैयार होने के पश्चात आप उसमें नीचे दी गई गतिविधियां कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले हम इस कैलेंडर को बना लेंगे, तो इस प्रकार से बनाएंगे। मई 2026 का महीना शुक्रवार से शुरू होता है, तो इसके नीचे हम डालेंगे 1 तारीख, 1 शनिवार के नीचे डालेंगे हम 2 तारीख, फिर 3 यहाँ पे, इस ऊपर वाले को खाली छोड़ दें, बाकी को अब यहाँ पे लिखेंगे 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जबकि इस महीने में 31 दिन हैं, तो अब हमारा 31 तारीख बचा हुआ है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, 31 तारीख को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर नीचे है 3 गुना 3 का जादुई वर्ग। आप कैलेंडर में कहीं भी 9 संख्याओं का एक बॉक्स यानी कि 3 गुना 3 बनाइए। 3 इंटू 3 का हमें कोई भी बॉक्स बना लेना है, कहीं पर भी, भले आप चाहें तो यहां पर भी बना सकते हैं, जहां पर भी आपकी इच्छा हो वो आप बॉक्स बना सकते हैं। जैसे कि इसमें बनाकर दिया गया है, ऊपर है 3, 4, 5, फिर 10, 11, 12, 17, 18, 19। फिर दूसरी लाइन है इसमें, उस बॉक्स की सबसे छोटी संख्या को चुनिए। तो सबसे छोटी संख्या 3, इसमें 8 जोड़िए, 3 में 8 जोड़ने पर बनेगा 11। प्राप्त उत्तर को 9 से गुना कीजिए। अब 11 को हम 9 से गुना करेंगे तो यह आएगा 99। क्या यह उत्तर आपके बॉक्स की सभी 9 संख्याओं के जोड़ के बराबर है? तो इनका जोड़ देखें आप, 3 और 10, 13, 13 में 17 जोड़ेंगे तो बनेगा 30। फिर 4 और 11,
4 और 11 मिलकर 15, 15 में 18 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 33। इस वाली लाइन का जोड़ देखेंगे 5 और 12 17 बनेगा। 17 में 19 जोड़ देंगे तो बनेगा 36। अब इन तीनों को और जोड़ लेंगे तो 30 प्लस 33 प्लस 36 ये आएगा 99। तो हम यहाँ पे हाँ पे राइट टिक करेंगे। हाँ पे बॉक्स की सभी 9 संख्याओं का जोड़ 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 तो ये आया है 99। अब बॉक्स की बीच की संख्या 11 को 9 से गुणा कीजिए। तो बीच की संख्या है 11, इसको हम 9 से गुणा करेंगे तो 11 गुणा 9 बराबर 99। क्या यह मान 99 बॉक्स की सभी 9 संख्याओं के जोड़ 99 के बराबर है? हाँ, यहाँ पे हाँ पे राइट टिक करेंगे और पीछे भी भर देंगे हाँ। फिर है अपने घर पर उपलब्ध इस वर्ष के कैलेंडर में भी किसी भी महीने में इसी तरह का कहीं भी 9 संख्याओं का एक डिब्बा 3x3 बनाकर इस गतिविधि को कीजिए एवं बॉक्स की सभी 9 संख्याओं का जोड़ अपने मित्र, सहेली, भाई, बहन को बताइए और जोड़ के मास्टर बनिए। फिर है क्रॉस का जादू। कैलेंडर में एक प्लस का निशान बनाएं जिसमें 5 संख्याएं आती हों। तो इस प्रकार से आप प्लस का निशान बनाएं कहीं भी कैलेंडर में। प्लस के निशान में जैसे बीच में है 15, इसके ऊपर 8, 15 से जस्ट पहले 14, इसके बाद में 16 और इसके जस्ट नीचे 22। एक बीच में, एक उसके ऊपर नीचे और एक दाएं बाएं। ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का जोड़ कीजिए। तो जैसे ऊपर है 8, नीचे है 22, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 30। क्या यह बीच वाली संख्या का दुगुना है? हाँ, ये इस 15 का दुगुना है क्योंकि ये है 15, 15 दूनी होता है 30। तो भरेंगे हाँ और यहाँ पे लिख देंगे हाँ। दाएं और बाएं वाली संख्या का जोड़ कीजिए। क्या यह भी बीच वाली संख्या का दुगुना है? तो यहाँ पे दाएं साइड में है 16 और बाएं साइड में है 14। 14 प्लस 16 मिलकर बनेंगे 30। तो ये भी इस 15 का डबल है तो हम भरेंगे हाँ। इन पांचों संख्याओं का कुल जोड़ निकालने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? संकेत बीच वाली संख्या गुना 5। तो बीच वाली संख्या हमारे पास 15, इसकी गुना हम 5 पर कर देंगे तो यह आएगा 75। अगला गृह कार्य 5वें सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य है गृह कार्य 5। मेरा घरेलू बजट, बाजार का हाल, आंकड़ा संकलन। अपने माता पिता के साथ या पास की दुकान पर जाकर नीचे दी गई तालिका को भरिए। आपको 2 अलग अलग सप्ताहों के भाव लिखने हैं। सब्जियों की मूल्य तालिका। तो यहाँ पे सब्जी का नाम है मई के भाव। आप बाजार में गए थे तो मई में इन वस्तुओं के क्या क्या रेट थे और जून में इन वस्तुओं के क्या क्या रेट हैं और मूल्य में अंतर कितना आया है। जैसे आपने टमाटर खरीदे मई में तो ये थे 30 रुपये किलो और जून में इसका रेट है 20 रुपये किलो। तो यहाँ पे मूल्य में अंतर आया है, 10 रुपये की कमी आई है। प्याज, प्याज मई में 20 रुपये किलो, जून में 25 रुपये किलो। तो अब 5 रुपये की वृद्धि हुई है, प्लस 5 रुपये हुए हैं। भिंडी, भिंडी मई में 30 रुपये किलो और जून में भी 30 रुपये किलो। इसके मूल्य में कोई भी अंतर नहीं है। लौकी, लौकी मई में 32 रुपये किलो और जून में 25 रुपये किलो। तो यहाँ पे 7 रुपये की कमी आई है। आम, फलों का राजा, तो मई में इसका रेट था 60 रुपये किलो और जून में इसका रेट 70 रुपये किलो। तो यहाँ पे 10 रुपये की वृद्धि हुई है। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो नीचे वाले क्वेश्चन हैं, यदि आप ये वाला रेट ही लिखेंगे तो ही आपके उत्तर सही होंगे। यदि आप यहाँ पे अपनी इच्छा से रेट लिखेंगे तो इनको आप सावधानी से करें। मई की तुलना में
जून के महीने में सबसे ज्यादा महंगी कौन सी सब्जी हुई और कितनी? तो सबसे ज्यादा अंतर आया है आम के अंदर। आम में 10 रुपए की वृद्धि हो गई है। आम में 10 रुपए, आम में 10 रुपए की वृद्धि हुई है। इसमें केवल 5 रुपए बढ़े हैं प्याज में, और बाकी किसी में भी रुपए बढ़े नहीं है, इसमें बढ़े हैं बस। यदि आपकी माँ ने मई में 5 किलोग्राम टमाटर खरीदे और जून में भी 5 किलोग्राम टमाटर खरीदे, तो उन्हें जून में कितने रुपए अधिक या कम देने पड़े? तो मई में रेट था 30 रुपए, तो 30 रुपए के हिसाब से मई में टमाटर खरीदे 30 गुना 5 यानी कि 150 रुपए के। जून में खरीदे, जून में उनका रेट हो गया 20 रुपए किलो, तो 20 गुना 5 ये आए हैं 100 रुपए के। तो यहां पे देखें, मई में हमने 150 रुपए दिए थे और जून में सिर्फ 100 रुपए दिए हैं। तो मई में 50 रुपए ज्यादा दिए थे, जून में 50 रुपए कम दिए हैं। जून में 50 रुपए कम देने पड़े। फिर आगे, यदि आपके पास 500 रुपए हैं तो जून के भाव के अनुसार आप कितनी सब्जियां और फल खरीद सकते हैं? एक ऐसी सूची बनाएं जिसमें कुल खर्च 500 रुपए से कम रहे। तो जैसे कि आम खरीद सकते हैं हम 7 किलो, तो ये बनेगा 490 रुपए। और टमाटर खरीद सकते हैं हम आधा किलोग्राम, तो ये आएंगे 10 रुपए के। तो 490 और 10 रुपए ये मिलकर हो गए हैं पूरे 500 रुपए। कुछ और भी अलग अलग तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, इसके खूब सारे उत्तर बनेंगे। आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। यदि भिंडी का भाव मई में 40 रुपए था और जून में 30 रुपए हो गया, तो 3 किलोग्राम भिंडी खरीदने पर आपको कितने रुपए की बचत होगी? यानी कि मई में था 40 रुपए, जून में हो गया 30 रुपए प्रति किलोग्राम। 1 किलो में अंतर आ गया है 10 रुपए का, तो 3 किलोग्राम में अंतर आएगा 30 रुपए का। अब इसका लास्ट वाला सवाल है ये, मान लीजिए आप एक दिन के लिए सब्जी विक्रेता दुकानदार हैं। आप मंडी से 50 किलोग्राम आलू 15 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर लाए। उसमें से 5 किलोग्राम आलू खराब निकले। अब बचे हुए आलू को आप किस भाव में बेचेंगे कि आपको कुछ लाभ हो? अपना हिसाब किताब लिखकर समझाइए। तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने खर्च किया, यानी कि जब हम खरीद कर लाए थे तो हमने कुल कितने रुपए खर्च किए? हमने 50 किलो आलू खरीदे थे और 15 के भाव में, तो 15 की और 50 की गुणा कर देंगे, तो हमने कुल खर्च किए थे 750 रुपए। तो अब हमारे पास 750 से तो हमें ज्यादा ही मिलना चाहिए, यानी कि 800 रुपए हमें मिलने चाहिए। तो अब हमारे पास आलू बचे हुए हैं केवल 45 किलोग्राम, क्योंकि 5 किलोग्राम आलू खराब हो गए। हमने खरीदे थे 50 किलोग्राम, 5 किलोग्राम खराब हो गए, तो हमारे पास बचे हुए केवल 45 किलोग्राम। इस 800 रुपए को हम 45 किलोग्राम से भाग कर देंगे। 45 एकम 45, तो यहाँ पे बचेंगे 35, ऊपर से उतारी 0। 45 गुना 7, तो ये आएगा 315, नीचे बचा है 35। तो यानी कि लगभग 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हम बेचेंगे तो हमारे फायदा होगा। यदि इस रेट पे नहीं बेचेंगे तो हमारे नुकसान होगा। अगला गृह कार्य, ये स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 5वें सप्ताह में छठे दिवस का कार्य, गृह कार्य 6। तो ये हमारी इस 5वीं क्लास की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लास्ट कार्य पत्रक है। उम्मीद है कि आपकी वर्कबुक कंप्लीट हो गई है, और यदि आपकी वर्कबुक कंप्लीट नहीं हुई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी वर्कबुक का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। आप अपनी समझ घर के बड़े सदस्यों की सहायता से निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मैं 3 अंकों की एक संख्या हूं, मेरा इकाई का अंक 5 है, मेरा सैकड़े का अंक मेरे इकाई के अंक से 2 कम है।
यदि मेरे तीनों अंकों को जोड़ने पर 11 आता है तो बताइए मैं कौन हूं। इसमें बताया कि मेरे अंदर 3 ही अंक हैं। मेरा इकाई का अंक 5 है, इकाई के स्थान पे हमने लिखा 5। मेरा सैकड़े का अंक मेरे इकाई के अंक से 2 कम है, तो यानी कि ये वाला 2 कम है। 2 कम होने पर बचेगा 3। यदि मेरे तीनों अंकों को जोड़ने पर 11 आता है तो अब हम इनको देखेंगे 5 और 3। ये तो हमारे कंफर्म हो गए थे कि यहां पे आएगा 5 इकाई के स्थान पे और सैकड़े के स्थान पर आएगा 3। 5 और 3 मिलकर 8 बना, जबकि इन तीनों अंकों का जोड़ आएगा 11, तो इसलिए हम बीच में भर देंगे 3। तो ये संख्या है 335। दूसरा, आपके पास 200 रुपए हैं। आप एक खिलौने की दुकान पर जाते हैं जहां सामान की कीमतें नीचे दी गई हैं। गेंद 45 रुपए की, बल्ला 125 रुपए का, डोरी 25 रुपए की, गुब्बारा 10 रुपए का। क्या आप एक साथ एक बल्ला, एक गेंद और 2 डोरी खरीद सकते हैं? यदि हां तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? यदि नहीं तो आपको कितने और रुपयों की जरूरत होगी? तो ये देखें, एक बल्ला आता है 125 रुपए का, और उसके बाद एक गेंद आती है 45 रुपए की, प्लस 2 डोरी। एक डोरी खरीदने के लिए 25 रुपए लगते हैं, तो 2 डोरी खरीदेंगे तो हमारे 50 रुपए खर्च होंगे। अब इन सभी को जोड़ लेंगे हम, 125 प्लस 45 प्लस 50, तो ये मिलकर बनेंगे 220 रुपए। हम यह एक साथ नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो केवल 200 रुपए हैं, और ये बनेगा 220 रुपए। हमें 20 रुपए और चाहिए। फिर आगे तीसरा, एक जादुई पौधा हर दिन अपनी लंबाई दोगुनी कर लेता है। यदि आज वह 2 सेंटीमीटर का है तो वह 5वें दिन कितने सेंटीमीटर का होगा? आज वह 2 सेंटीमीटर का है, अगले दिन होगा 4 सेंटीमीटर का, तीसरे दिन होगा 8 सेंटीमीटर का, चौथे दिन होगा 16 सेंटीमीटर का, और 5वें दिन होगा 32 सेंटीमीटर का। 32 सेंटीमीटर। फिर चौथा, एक फल विक्रेता के पास केवल 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो के बाट हैं। उसे एक ग्राहक को 3 किलो सेब देने हैं। वह अपने तराजू का उपयोग करके 3 किलो सेब कैसे तोलेगा? तो कैसे तोलेगा? सबसे पहले वह 5 किलो सेब तोल लेगा, और फिर क्योंकि 5 किलो का बाट तो है उसके पास, और फिर उस 5 किलो सेब में से 2 किलो सेब अलग निकाल के रख लेगा, तो बचेंगे फिर 3 किलोग्राम। पांचवा, यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, उनके यहाँ पे नंबर भी दिया है। जैसे a सबसे पहले आता है, पहले नंबर पे a, दूसरे नंबर पे b, तीसरे नंबर पे c। x आता है 24वें नंबर पे, और y आता है 25वें नंबर पे, z आता है 26वें नंबर पे। तो नीचे दिए गए शब्दों का कुल मूल्य क्या होगा? जैसे मैथ्स, m आता है 13वें नंबर पे, तो 13 लिखेंगे, a 1, t 20, h 8, s 19। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो ये आएगा 61। हमें इनका जोड़ करके बताना था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इन सभी का जोड़ करके बताएंगे तो ये बनेगा 61। फिर आगे है समर। इसको भी हमें इसी प्रकार से बताना है। s आता है 19वें नंबर पे, तो यहाँ पे 19 भरेंगे, 19 प्लस u आता है 21वें नंबर पे, 21 भरेंगे, प्लस फिर 2 बार m है तो 13 प्लस 13, e आता है 5वें नंबर पे, प्लस 5 करेंगे, r आता है 18वें नंबर पे, तो प्लस करेंगे 18, और यहाँ पे हम इन सभी को जोड़ लेंगे। कौन सा शब्द भारी है? जिसका योग अधिक है, यानी कि जिसका ये वाला जोड़ अधिक आया है, वो वाला शब्द भारी है। तो समर, इसका योग अधिक आया है, तो ये वाला शब्द हम यहां पे लिख देंगे समर। क्वेश्चन नंबर 6, अपने घर के सिक्कों को इकट्ठा कीजिए, उन्हें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के समूहों में बांटें। कुल राशि की गणना कीजिए और उसे शब्दों में लिखिए। तो ये हमने अपनी इच्छा से लिखा है 752 रुपए। तो आप ये काम खुद करें, आप स्वयं करें ये वाला काम। पहले आप अंकों में लिखें जितने भी रुपए आपके पास बने हैं, और फिर उसको पीछे शब्दों में लिख दें।
7वां, एक रेलगाड़ी ए से सुबह 10:45 पर चलती है। वह स्टेशन बी पर 2 घंटे 30 मिनट बाद पहुंचती है। स्टेशन बी पर वह 15 मिनट रुकती है और फिर अगले स्टेशन सी के लिए रवाना होती है। वह स्टेशन बी पर किस समय पहुंची? तो यहां पे स्टेशन ई से रवाना हुई थी 10:45 पर और उसने लगा दिए 2 घंटे 30 मिनट, तो वो आई है 1:15, 1:15 बजे, यानी कि 1:15 बजे। तो इसको रेलवे की भाषा में इस प्रकार से भी लिखते हैं 13:15 बजे, 13:15। वह स्टेशन बी से किस समय रवाना हुई? तो यहां पे 15 मिनट रुकी है वो, 1:15 बजे पहुंच गई थी। 15 मिनट रुकने के बाद यानी कि वो 13:30 बजे, यानी कि वो 1:30 बजे वहां से रवाना हुई है। इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, इसमें आप कोई भी उत्तर लिखेंगे तो वो आपका गलत नहीं माना जाएगा। इसका उत्तर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके घर में हजारों रुपए हो और हो सकता है कि आपके घर में केवल 10, 20, 100, 80 कितने भी रुपए हो सकते हैं। तो यहां पर आप कोई भी संख्या लिख दें, वो गलत नहीं होगा। फिर 8वां, नमन के पास कुल 150 रुपए हैं। उसके पास केवल 20 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 9 है तो उसके पास 20 रुपए के कितने नोट हैं और 10 रुपए के कितने? यानी कि नोट है उसके पास टोटल 9 और रुपए बने हैं वो 150। तो उसके पास 20-20 रुपए वाले तो 6 नोट हैं, तो ये बनेगा 120 रुपए और 10-10 रुपए वाले 3 नोट हैं, तो ये बन गए 30 रुपए। तो यहां पे देखें 6 नोट तो ये वाले और 3 नोट ये वाले, तो ये मिलकर हो गए 9 नोट। और रुपए कितने बने? 120 और 30, ये मिलकर बन गए 150। तो हम यहां पे लिख देंगे 20 रुपए के 6 और 10 रुपए के 3 नोट हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।